नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले सीलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो डेल्टा पाठशाला में आप इसी के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी आप उनके बारे में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले, टीम को पता चले कि हाँ कैसे हम काम कर रहे हैं या उसमें कोई सुधार की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, हम उसमें पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम भी आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे। हर चारों तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एक जगह देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इधर उधर से कोई भी चीज़ नोट्स उठाने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। ठीक है, बाकी बोल आपके कोर्ट में है, आपको जो करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अपन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सेलिएंट फीचर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आखिर। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक रूल बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है जो स्टेट के लिए, एक स्टेट की रूल बुक होती है, और इसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनका एक सेटअप होता है, ये सेट बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है उनका एक सेट बॉक्स होता है जिसके द्वारा राज्य को गवर्न करना होता है। ठीक है, जिसके द्वारा राज्य को गवर्न करना होता है। फिर इसमें एक चीज़ तो ये होगी कि रूल ऑफ सेट बॉक्स है सॉरी, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दे रखे होते हैं कि स्टेट को कैसे गवर्न करना है। फिर इसके साथ ही इसमें जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में किस प्रकार से रिलेशन होंगे वो इसमें दिए होते हैं। और जो लास्ट पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये होता है कि जो पावर होती है, कि पावर की कितनी लिमिट्स होगी कोई भी इंस्टीट्यूशन है, या जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ है और उनके कितने राइट्स हैं। ठीक है, उन सब का एक समुच्चय होता है, एक सेट होता है। वो सारी चीज़ें इस बुक में लिखी होती है, एक जगह समराइज की हुई या विस्तार रूप से उनको डिस्क्राइब कर रखा होता है, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट दे रखा होता है। ठीक है, वही एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, तो अब अपना इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सिलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो टोटल, अगर वैसे तो बहुत सारे फीचर्स अगर हो सकते हैं लेकिन मेनली 15 to 16 सिलिएंट फीचर्स हैं जिनके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, 15 to 16 सिलिएंट फीचर्स के बारे में अपन जिक्र करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहली जो विशेषता अपन पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पहली विशेषता है कि संविधान सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, ये तो अपने को सभी जगह लिखा हुआ मिल जाता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, या सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो भी आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, सॉरी, सबसे लंबा लिखित संविधान। तो देखिए संविधान के दो वर्ग होते हैं, एक तो होता है लिखा हुआ, एक होता है अलिखित, मतलब रिटर्न में होता है, अनरिटर्न में होता है। तो वो रिटर्न में होता है। ठीक है, उसके लिए यूएसए को एक तरीके से रोल मॉडल माना जाता है, और जो नहीं लिखा है उसके लिए ब्रिटेन को। ठीक है, अब देखिए अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा क्यों है, सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि इतना लंबा क्यों बना है, क्यों आखिर। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो मेनली 4 रीज़न है। ठीक है, मेनली 4 रीज़न है। तो पहला रीज़न है इसका वो ये है कि एक तो अपना जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है। ठीक है, जो भी अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कंट्री है अपना। ठीक है, नॉर्थ स्टेट अगर देखा जाए, जम्मू कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान से त्रिपुरा या मणिपुर, मिजोरम तक, अरुणाचल प्रदेश तक।
ठीक है। तो इतना लंबा अगर भौगोलिक क्षेत्र होगा तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखनी होगी, लिखने की वजह से क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ जाती है और विविधता होगी, बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये कि जैसे 1935 का जो एक्ट आया था उसको लगभग समाहित कर लिया गया, बहुत सारे प्रोविजंस उसके लिए लिए गए। तो और जो भारतीय जो भी यहाँ पर बैठने वाले लोग थे वो भी देख रहे थे कि इस प्रकार से कानून बनते हैं, तो उनके सामने ये चीज़ें आ रही थी हिस्टोरिकली कि इतने इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं, इस प्रकार से बन रहे हैं, तो फिर उसका भी उन पर प्रभाव रहा। थर्ड ये है कि सभी जो स्टेट है ना उनके लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन किसी का भी नहीं है। पहले जम्मू का था, वो तो आर्टिकल 370 के तहत वो 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया, तो अब केवल सभी के लिए एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बच गया है। और फोर्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, वहाँ पर जो लोग बैठे थे ना वो सारे कानून विशेषज्ञ थे, ठीक है। और कानून विशेषज्ञ होंगे तो वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें विस्तार में लिखी जा सकती है। तो इसकी वजह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, ठीक है। अब ये तो 4 मुख्य कारण है। फिर इसके साथ में ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस कर रखे हैं इसमें कि किस प्रकार से प्रशासन प्रावधान होगा, प्रशासन कैसे काम करेगा, ठीक है। तो और राजनीतिक परिपाटियाँ के लिए अलग से कोई काम नहीं छोड़ा कि अब पॉलिटिकल पार्टी ये काम कर लेगी वो कर लेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का क्या विचारधारा है, कब कैसी आए, ठीक है, तो वो उस पर कोई डिपेंडेंट ना हो पूरा कंट्री। इसके लिए बहुत सारे प्रोविजन इसी में ही कर दिए गए। इसकी वजह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। सेकेंड प्रोविज़न है जो कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं है, ठीक है। फर्स्ट वाला तो ख़त्म हो गया। सेकेंड में ये है कि बहुत ज़्यादा अलग अलग स्रोत से लिए गए हैं, ठीक है। जो इसके सोर्सेज है वो सोर्सेज बहुत ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज से लिए गए, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े गए थे, ठीक है। और फिर उनमें से जो चीज़ें अच्छी थी, अपने देश के अनुकूल हो सकती थी या फ्यूचर में उनका बेनिफिट अपने को मिल सकता था, तो वो सारी चीज़ें अपने को समाहित की गई थी। जैसे कि फ्रांस का, कनाडा का, जर्मनी, यूएसए, ठीक है, जापान, इन बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारी चीज़ें अपने ली गई थी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई थी। जैसे कि अगर देखा जाए कि जो फेडरल सिस्टम है, क्वासी फेडरल अपन बोलते हैं, तो वो कहाँ से लिया गया, कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा के प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो लिया गया वो लिया गया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सॉरी, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बोलते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस है ये भी जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। जैसे अगर संघीय तंत्र की बात की जाए वैसे मेनली तो वो 1935 का एक्ट से लिया गया है। ब्रिटेन से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आयरलैंड से अपन डीपीएस भी ले रखे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग जगह से ले रखे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया। तो थर्ड सीलियन फीचर है वो बोलते हैं कि जो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लचीला कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और उसके साथ ही क्या है, कठोर कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो लचीला और कठोर में क्या, किस वजह से बोलते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए इसके वजह ये में आर्टिकल 368 दिया गया है, आर्टिकल 368, और आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात कर रखी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात कर रखी है इसमें। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है, आराम से आसानी से किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से किया जाएगा, तो उसी बेसिस पर रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा, लचीला होगा या कठोर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे फेडरल सिस्टम में अगर चेंज करना हो कुछ भी, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के कोई भी पावर्स में अगर चेंज करना हो तो वो फेडरल सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा, उसके प्रोविजंस आगे पढ़ेंगे, पूरा 368 पे काफ़ी डिटेल में एक लेक्चर बनेगा।
ठीक है। और जैसे नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो, जैसे आर्टिकल किसी स्टेट का क्षेत्र कम करना हो, बड़ा करना हो, छोटा करना हो, ठीक है, तो वो आराम से किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची में चेंजेस करने हो, ठीक है, तो ये चेंजेस होते हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। इसी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को लचीला और कठोर बनाया गया है। माना जाता है कि कठोर है और लचीला है, ठीक है। और अगर छोटा सा और डिफरेंस अगर जानना चाहो तो वो ये है कि जो कठोर संविधान होगा उसमें क्या होता है कि 2/3 बहुमत तो चाहिए चाहिए, प्लस जो स्टेट होते हैं, ठीक है, जितने स्टेट है उनमें से कम आधे स्टेट्स होते हैं ना, ठीक है, आधे स्टेट्स होते हैं, उनके द्वारा भी वो एक्ट कोई भी होता है पारित होना जरूरी होता है। इसलिए ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कठोर है। और जो सिंपल होता है उसमें बोलते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से वो पारित हो गया हो कोई भी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से, तो वो क्या हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है इसमें। जो 4th प्रोविजन है वो दिया गया है कि एकात्मकता की जो और झुकाव, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि एकात्मकता का है यूनिटरी सिस्टम, एकात्मकता की और झुकाव, ठीक है। एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब ये है कि जो यूनिटरी, एक तो गवर्नमेंट होता है फेडरल सिस्टम, एक होता है यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। जो यूनिटरी सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर चली जाती है, ठीक है। एकात्मक का मतलब यूनिटरी, ठीक है। और यूनिटरी में ये होता है कि जो सेंटर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ठीक है, जो पावर होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें प्रोविजंस ये, जैसे मान लीजिए अपना को जैसे कि आपातकाल लग गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, इमरजेंसी लगा दी गई, ठीक है, या किसी स्टेट के में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगा दिया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगा दिया गया। अगर स्टेट में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगा दिया तो क्या हो जाएगा, जो पावर होती है वो सेंटर के पास चली जाती है डायरेक्टली, ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये लगाता कौन है, इमरजेंसी भी सेंटर ही लगा रहा किसी भी वजह से। और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो स्टेट अगर सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही होती है तो वहाँ पर सेंटर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगा देता है, ठीक है। तो काम कर कौन रहा है, सेंटर ही कर रहा है। तो सारी पावर फिर क्या हो जाएगी, सेंटर के पास, सेंटर गवर्न करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगी, यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं, इसी को यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। वैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फेडरल वर्ड का कहीं पर भी यूज नहीं किया गया, संघीय व्यवस्था होगी, ठीक है। फेडरल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि यूनियन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 1 में केवल इतना सा जिक्र कर रखा है, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रखी है आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कर रखा कि फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरल वर्ल्ड का कुछ भी प्रोविजंस नहीं कर रखा होता है। तो जो यूनियन ऑफ स्टेट है ना, इसके दो मतलब है। पहला मतलब है कि ये राज्यों के साथ समझौता नहीं है, जो स्टेट्स हैं उनके साथ ये समझौता नहीं है कि हम आपसे समझौता कर रहे हैं और आप फिर जब चाहो अपने हिसाब से कुछ भी आप कर सकते हो, अलग होना चाहो तो अलग हो सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी आप शर्तें रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है कि आप कभी भी अलग नहीं हो सकते हो, ठीक है, कभी भी अलग नहीं हो सकते हो अगर सेंटर के साथ, मतलब इंडिया के साथ जुड़े हुए ही रहोगे, ठीक है। ये प्रोविजंस कर रखा है। और यही जो मेन प्रोविजंस है ना, वो कनाडा में, मतलब कनाडा में जो है ना यूनिटरी गवर्नमेंट, जो एकात्मकता की ओर झुकाव, संघ को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, वो प्रोविजंस यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अगला जो अपना मेन प्रोविजन है जो इंडिया का है वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय रूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है इसमें ये एक दूसरे पे समन्वय के सिद्धांत पर काम करते हैं। कौन सा सिद्धांत होता है,
समन्वय का सिद्धांत। ठीक है, ये समन्वय के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब जो भी काम करने वाली जो बॉडी होगी, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक होगी लेजिस्लेचर, ठीक है, एक लेजिस्लेचर एक एग्जीक्यूटिव है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेटली काम ना करके एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे समन्वय के साथ। लेकिन वहीं अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा जाए, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होगा, वो सेपरेटली काम करेंगे। ठीक है, सेपरेट रूप से काम करेंगे, ना कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। मतलब उनके बीच शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत काम करता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो विशेषता के बारे में समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर नेक्स्ट अपना जो सिलेंट फीचर है वो ये है कि जो संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट की जो सोवर्निटी, मतलब सोवन कौन होगा, सोवन एंड न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, अपनी जो विशेषता वो ये है। ठीक है, संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, दोनों में समन्वय है। देखिए, अपने जो संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता की पार्लियामेंट्री उनकी बात कर रखी है, वो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, वहाँ पर पार्लियामेंट संप्रभु है। ठीक है, जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट जबकि यूएसए में जो वहाँ की जुडिशरी है वो सर्वोच्च है। ठीक है, मतलब जुडिशरी ने जो कह दिया वो कह दिया, यहाँ पर पार्लियामेंट ने जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन इंडिया में दोनों का समन्वय कर रखा है, किसी को भी एक पावर नहीं दे रखी। जैसे अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया गया, अगर लॉ कोई भी कुछ भी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है या कुछ असंवैधानिक कुछ घोषणा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको नल एंड वॉइड कर देगा। ठीक है, उसको नल एंड वॉइड कर देगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जुरिडिक्शन दे, कोई ऐसा निर्णय दे दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो उसमें बदलाव करने के लिए पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देगी और फिर उसको बदल देगी पूरी तरीके से। तो ये क्या हो गया, दोनों का समन्वय हो गया, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम काम करता है एक तरीके से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय कैसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ना कि किसी का एक दूसरे पर प्रभुत्व है पूरी तरीके से कि आप यह करोगे, मैं यही करूँगा। ठीक है, मैंने जो कह दिया वो अल्टीमेट है। ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रोविजन नहीं कर रखा है। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जो अपना जो जुडिशरी सिस्टम है, जो भी जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, पहली बात तो एकल है, एकीकृत है। ठीक है, सिंगल सिस्टम है। सिंगल का मतलब हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इनके जो भी नियुक्तियां वगैरह होगी, ठीक है, जो भी काम करना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इनमें जो भी बदलाव करने होंगे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जैसे हाई कोर्ट का नियुक्ति करनी है तो वो राष्ट्रपति करेगा, हाई कोर्ट के सीजीआई की, सॉरी हाई कोर्ट के मुख्य जज की, से सुप्रीम कोर्ट के जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों का ही प्रेसिडेंट की करता है और सेंटर ही ऐसे काम करेगा। तो इस वजह से बोलते हैं कि ये एक एकीकृत न्यायपालिका है। और स्वतंत्र न्यायपालिका ये है कि इनके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 50 में ये बात कर रखी है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, आर्टिकल 50 में सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इस वजह से स्वतंत्र है और एकीकृत भी है। नेक्स्ट अपना जो सिलिएंट फीचर है वो अपना सिलिएंट फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में ये जिक्र किया गया कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, आपको किस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में ये होता है कि आपको अधिकार दिए होते हैं कि आपको किस प्रकार से काम कर सकते हो। आप अगर किसी कंट्री में जैसे सिटीज़न हो, इंडिया के सिटीज़न हो, तो इंडिया के सिटीज़न होने के नाते आपको कौन कौन से अधिकार होंगे,
आपको स्वतंत्र कहीं से भी घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ठीक है। तो इस प्रकार कई संघ बनाने का अधिकार हो गया, आपको किसी भी शोषण नहीं होगा, ये अधिकार हो गया। धर्म की आपको स्वतंत्रता होगी। तो ये इस प्रकार के राइट्स आपको फंडामेंटल राइट्स में दिए होते हैं, ठीक है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स की बात कर रखी है। और फंडामेंटल राइट होते हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। इनको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोलते हैं क्योंकि ये अपने को राजनीतिक एक तरीके से अधिकार देते हैं। राजनीतिक अधिकार देने का मतलब हो गया कि हम स्टेट को बाध्य कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेट है उसको बाध्य कर सकते हैं कि आप हमें ये अधिकार दीजिए। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कहीं पर, हमें बोलने का अधिकार नहीं दे दिया गया, प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, वैसे अधिकार नहीं है, लेकिन हम कहीं पर खड़े होकर बोल तो सकते हैं। तो वो हमें हमारा अधिकार दीजिए। आप कहीं पर भी रहने का अधिकार, ये नहीं अधिकार छीन लोगे, जीवन जीने का अधिकार भी नहीं छीन सकते आप, ठीक है। तो ये अधिकार फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। और ये अगर स्टेट अगर नहीं सही से काम कर रहा है या स्टेट इनका उल्लंघन कर रहा है तो सिटीजन डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इतना अधिकार दिया गया कि आप बाकी किसी भी चीज़ को लेकर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल को लेकर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और वो आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हो। तो अगर आप जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट वहीं पर उसी स्टेट के जो भी अगर कोई भी कानून होगा और वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे होंगे तो उनको नल एंड वॉइड कर देगा। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स के तहत। नेक्स्ट अपना जो सीलियंट फीचर है वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के नाम से ही पता चल रहा है कि ये निर्देशक सिद्धांत है जो भी स्टेट कोई भी पॉलिसीज़ बनाएगा, और इनके बारे में जिक्र किया गया आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, ठीक है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब कोई भी पॉलिसी अगर स्टेट बना रहा है तो स्टेट का काम क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होगा, कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक है, वेलफेयर स्टेट होगा। और वेलफेयर अगर स्टेट होगा तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या हो, वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि सोशली और एंड इकोनॉमिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल रूप से, सामाजिक रूप से आप एक समान हो, इकोनॉमिक रूप से आप एक समान हो। अब इकोनॉमिक सोशल रूप से जैसे मान लीजिए किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपको ये नहीं कि आप दोहम दर्जे का नागरिक मान लिए जाओगे तो आपको जो भी स्टेट प्रोवाइड करवाएगा वो आपको नहीं, स्टेट का काम है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। वहीं अगर इकोनॉमिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं तो उनको भी सरकार सहायता दे, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है कि ये बाध्यकारी नहीं है किसी स्टेट पर DPSP, इस DPSP बाध्यकारी नहीं है। और ना ही कोर्ट ये कह सकता है कि आपको ये काम करना होगा, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है तो कोर्ट ये भी नहीं कह सकता। अगर मान लीजिए इनको बाध्यकारी बना दीजिए, एक बार के लिए सपोज कीजिए, तो वहीं पर अपन एक कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए इकोनॉमिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ लोग है, ठीक है, उसके पास उनकी आमदनी बहुत कम है, वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा, बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे दो, बोलेगा गवर्नमेंट बोले नहीं भाई हम पैसे नहीं दें, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को जाके बोलेगा, कोर्ट को बोलेगा हाँ मुझे मेरे पैसे दिलाइए, मेरे पास खाने को, रहने को, जीने को कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है ना ये कंडीशन, इसीलिए इनको बाध्यकारी नहीं बनाया गया, कल्याणकारी बनाया गया। अब इसमें बाध्यकारी नहीं बनाने से गवर्नमेंट क्या कर रही है, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के नाम इस तरह के तहत PDS सिस्टम चला दिया, लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें दे दी गई। जो कि फार्मर्स है उनको 6000 पर ईयर के जो पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, किसान सम्मान निधि, ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें, ताकि वो अच्छे से बीज लाए और खेत को बो सके, अच्छी फसल उपजा सके, अपना जीवन अच्छे से जी सके, ठीक है। तो ये प्रोविजंस कर रखे हैं। तो ये कल्याणकारी स्टेट का मतलब होता है। अगला जो सीलियंट फीचर अपना है, ठीक है, अगला जो सीलियंट फीचर है वो है कि अब भाई अपने को ड्यूटीज़ दे दी गई, अपने को राइट्स दे दिए गए, सॉरी राइट दे दी गई है, DPSP भी आ गई, तो ड्यूटी जो सिटीजन्स होंगे उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविजंस है, लेकिन ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। तो आप सोच रहे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ड्यूटीज़ नहीं थी तो फिर ये बाद में कब लाई गई, तो एक बाद में कमेटी बनाई गई थी, सवर्ण सिंह समिति आई थी, ठीक है। सवर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी गवर्नमेंट से कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होने चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों के लिए, ठीक है। तो 1976 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किया गया था। और ये कहाँ से लिए गए थे, ये USSR से लिए गए थे। USSR के कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज का रसिया है। और जब उस समय लिए गए थे उस समय 10 ड्यूटीज़ ली गई थी,
लेकिन अभी 11 है, तो 11 जो ड्यूटीज़ है वो ली गई थी 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत 11th ली गई थी। अब ड्यूटीज़ ये भी बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें ये जिक्र कर रखा है कि जैसे भाई संविधान है, ये राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उनका सम्मान किया जाएगा, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा की जाएगी। ठीक है, आपसी भाईचारे की भावना का विकास करना, ये ड्यूटीज़ दी गई है। ये नहीं कि विमनस्य की भावना पाल ली जाए, ऐसा नहीं करना आपको, ये प्रोविजंस ड्यूटीज़ में दिए गए हैं। अगला जो अपना सीलिएंट फीचर है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो इंडिया में जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भारत ने अपनाया है वो ये है, पहली बात तो कि हम किसी भी स्टेट को, किसी भी रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाएंगे। ठीक है, स्टेट रिलीजन की घोषणा नहीं करेंगे कि ये हमारे स्टेट का रिलीजन होगा, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे पंथ हैं, इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, इतनी सारी परंपराएं हैं, तो उनको एक जगह तो नहीं मना सकते कि ये करोगे, फिर तो देश टुकड़ों में टूट जाएगा। और नहीं टूटे, इसीलिए तो हम ये नहीं चाह रहे कि स्टेट टूटे, और इसी के लिए हम किसी भी रिलीजन को स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही जो इंडिया में ये कर रखा है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है उनके बीच में समन्वय होगा। ठीक है, स्टेट और जो रिलीजन है उनके बीच में समन्वय होगा, ना कि सेपरेशन होगा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चलता है कि पूरी तरीके से सेपरेशन का जो सेपरेशन की थ्योरी वो वहाँ पर काम करती है। स्टेट और रिलीजन्स के बीच में स्टेट अपना काम करेगा, रिलीजन अपना काम करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, दोनों समन्वय के साथ काम करेंगे, क्योंकि इतने सारे धर्म हैं, तो वो एक दूसरे उन धर्मों को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, उनको नियंत्रण करना भी ज़रूरी है, उनका सम्मान करना भी ज़रूरी है। तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविज़न कर रखा है कि आप अपने हिसाब से धर्म को मान सकते हो, प्रचार कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुँचाओगे, हानि पहुँचाओगे, ऐसा कोई भी प्रोविज़न आप नहीं कर सकते। ऐसा काम नहीं कर सकते आप। जैसे आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या है? किसी भी धर्म में होगा, किसी भी जाति का है, तो उसके ऊपर ये नहीं कि अब इस धर्म के हो तो आपको ये राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी प्रोविजंस नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है। तो इसमें भी धर्म शब्द का यूज़ किया गया है। ठीक है, रिलीजियस वर्ड का, ठीक है, रिलीजन वर्ड का। तो ये आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 44 जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको अभी लागू नहीं किया गया, लागू करने की बात की जा रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर जिस दिन लागू हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे अभी क्या हो रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, तो वो सभी एक नागरिक है, एक ही देश के नागरिक है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो सभी के साथ क्या होना चाहिए, समान रूप से एक ही कानून काम करना चाहिए। तो उसी के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। अगला जो सीलिएंट फीचर है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, देखिए ये भारत का सबसे बड़ा एक तरीके से बोल सकते हैं कि सीलिएंट फीचर है, क्योंकि जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ था, कंट्री आज़ाद होते ही सबको बिना किसी इलिटरेसी के जाति, धर्म, लिंग, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना सबको समान रूप से मत का अधिकार दिया गया। एक सिटीज़न एक वोट का अधिकार दिया गया था, ताकि आप अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सको कि हमें कौन सा प्रतिनिधि संसद में जाएगा और हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, और इसी के लिए 21 ईयर जो बेस ईयर थी वोटिंग की वो रखी गई थी, क्राइटेरिया रखा गया था। और फिर इसको 1989 में 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसकी जो एज की लिमिट थी उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना कब किया गया था, 1989 में 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो ये एक बहुत शानदार बात की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश एरा में अपन ने देखा था लिटरेसी के आधार पर किसके पास कितनी संपत्ति है उसके बेसिस पर राइट्स दिए गए थे। ठीक है, 13 जो सीलिएंट फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, अब देखिए सिंगल सिटीजनशिप क्यों दी गई थी, क्योंकि यूएसए में तो ड्यूल सिटीजनशिप पहले से भी चल रहा था, तो वो भी तो अपन दे सकते थे। वो इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था बहुत सारे अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग प्रोविंसेस थे, वो अलग अलग टूट के अलग होने की बात कर रहे थे। सांप्रदायिकता भी बहुत ज़्यादा थी उस समय, फैली हुई थी, नरसंहार हो रहे थे, भाषाई आधार पर अलग अलग स्टेट क्रिएट करने की बात की जा रही थी। ठीक है, और वर्ग संघर्ष भी हो रहे थे कहीं पर।
ठीक है। तो इन सभी तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर मान लीजिए दोहरी सिटीजनशिप दे देते हैं, तो एक तो इंडियन सिटीजनशिप होती, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप होती, तो फिर क्या होता, उससे देश में बंटवारा हो जाता है। राष्ट्र की जो एक भावना है वो आकर के वो सामने उभर के नहीं आती कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये भाव कभी भी उभर के नहीं आ पाता, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ हम ये भी देख सकते हैं, अभी का अगर एग्जाम्पल में देखा जाए, तो अभी के अगर 2-3 एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनके लिए अपन बहुत ही ख़राब सा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं उस वर्ड को यूज़ करना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक दोहरी नागरिकता दिखाते हैं कि वो आप इंडियन सिटीज़न नहीं हो, आप अलग ही हो कोई, ठीक है। इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। जैसे बीमारू स्टेट के कोई आगे तो फिर उनको अलग स्टेट में काम करने के लिए बेचारे जाते हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो फिर उनको अलग स्लैंग वर्ड यूज़ करके उनको बोला जाता है। तो ये क्या होगी, दोहरी नागरिकता नहीं होने के बावजूद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो सोच के देखिए, अगर दोहरी नागरिकता दे दी जाती और उस कंडीशन में, तो फिर सुधार ही नहीं होता और फिर आज सिचुएशन और ज़्यादा कुछ ख़राब हो रखी होती, ठीक है। इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न रखा गया था, ठीक है। आया समझ में। अब अगर जैसे अभी का एक प्रोविज़न देखा जाए, CAA आया था। अब इसमें क्या हुआ था, अगर प्रोविज़न्स में अगर स्टेट के पास पावर होती तो क्या हो जाता, सेंटर अपने हिसाब से एक्ट भी नहीं कर पाता, कोई भी कानून भी नहीं लेकर पाता, अमेंडमेंट भी नहीं कर पाता, है ना। और अमेंडमेंट नहीं कर पाता तो फिर जो अभी सिटीजनशिप किसको कैसे देनी है उसके प्रोविजंस नहीं कर पाती। अभी जैसे पंजाब ने स्टेटमेंट दिया था कि हम ये जो एक्ट है वो लागू नहीं करेंगे। सोचिए, ऐसे बहुत सारे स्टेट कह सकते थे अगर उनके पास राइट होता, लेकिन पंजाब ने तो एक पॉलिटिकली स्टेटमेंट दे दिया। हालांकि ये मान्य तो होना नहीं, अगर वो नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लग जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच करने के लिए, संविधान उल्लंघन के नाम पर, और फिर ये तो लागू होना ही होना है क्योंकि ये उनका अधिकार ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से सिंगल सिटीजनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट फीचर्स देखे जाए तो वो है ऑटोनोमस बॉडीज़, ठीक है। जो ऑटोनोमस बॉडीज़ है उनके बारे में जिक्र किया गया है। ऑटोनोमस बॉडीज़ का काम ये होता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, तो गवर्नमेंट अपनी तरीके से पूरे डिक्टेटरशिप की तरह काम ना करने लग जाएगी। उनके ऊपर भी कुछ होनी चाहिए, एक तरीके से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। तो उसके लिए जैसे इलेक्शन बॉडीज़ बनाई गई, इलेक्शन कमीशन बनाया गया। ये क्या करता है, कोई भी इलेक्शन करवाना, कब करवाना है, कैसे करवाना है, ठीक है। कोई सदस्य मेंबर है वो चुनाव लड़ने के लिए जो भी प्रोविजंस कर रखे हैं वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो सारे देखने का, उसको प्रूव करने का जो भी काम है वो इलेक्शन कमीशन का होगा, ना कि किसी भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा इसमें, ठीक है। जैसे UPSC है या स्टेट PCS है, ये अपना काम कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी निकालनी, ठीक है, इनकी कोई भी वैकेंसी निकालनी, किस प्रकार से पूरा करना है, किस प्रकार से काम, तो उसके बारे में प्रोविजंस कहाँ दी गई, इसी में दिए गए सारे के सारे प्रोविजंस। अगला जो सीलियंट फीचर है वो इमरजेंसी प्रोविजंस का फीचर दिया गया है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस में मेनली 3 प्रोविजंस है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ठीक है। 352 में अगर किसी भी बाहर से अगर युद्ध हो गया हो, आक्रमण हो गया हो या किसी के साथ युद्ध चल रहा हो, तो उस समय इमरजेंसी प्रोविजंस लगाया जाता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो मशीनरी है वो काम करना बंद कर दे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे तो काम करना बंद नहीं करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर काम करना बंद कर दे तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगा दिया जाएगा। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रखी है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो गई जैसे 1991 में आई थी, लेकिन उसको फिर किसी न किसी तरीके से संभाल लिया गया था। अभी जैसे श्रीलंका में पूरी तरीके से श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान की स्थिति ख़राब है, बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो चल रहा है, तो वो क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। तो उस कंडीशन में इंडिया में अगर मान लीजिए वैसे आएगी तो नहीं, लेकिन आ जाए तो उसके लिए आर्टिकल 360 का प्रोविजंस कर रखा है। आज तक अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है इंडिया में। अब देखिए, इमरजेंसी का प्रोविजंस लाने के पीछे एक मोटो क्या है, वो मोटो ये है कि अगर जैसे मान लीजिए युद्ध हो गया हो, उस समय भी बोले कि नहीं, हमें तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हम तो कहीं पर भी बोलेंगे, कहीं पर भी घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी भी कंट्री में जाने का हमें अधिकार है। मान लीजिए चाइना के साथ युद्ध हो रहा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट कह रहे हैं हम तो चाइना के साथ जाएंगे, चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, जो व्यापारी कहेंगे, तो वो क्या होगा, चाइना को तो बेनिफिट हो रहा है, इंडिया को नुकसान हो रहा है। अपने ही देश के नागरिक अपने ही देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसा काम तो नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट के नाम पर अगर कुछ भी बोल दिया जाए कि ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट कमीशन वाले लोग आ जाएं, युद्ध हो रहा है एक साइड और एक साइड कह रहे हो ह्यूमन राइट्स,
तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए इमरजेंसी के प्रोविज़न में वो सारे जो भी अधिकार दे रखे होते हैं वो एक बार के लिए निलंबित हो जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे अधिकार आ जाते हैं। फिर वो अपने हिसाब से प्रोविज़न करती है कि अब कैसे गवर्न करना है, किस प्रकार के नए एक्ट लेके आने हैं। ठीक है, इसलिए इमरजेंसी का प्रोविज़न्स लाया गया है। जो अगला है वो त्रिस्तरीय गवर्नमेंट, अपना ये फाइनल है त्रिस्तरीय गवर्नमेंट। अब त्रिस्तरीय गवर्नमेंट जैसे इंडिया में त्रिस्तरीय गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, उनमें तो क्या है, वो तो हर स्टेट में भी हर कंट्री में देखने को मिलती है। जहाँ पर भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर ये दोनों प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। इनमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बेस में जो पावर्स हैं, जो राइट्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन त्रिस्तरीय गवर्नमेंट में इंडिया में क्या है कि तीनों के बीच में, सेंटर, स्टेट और लोकल के बीच में जो पावर है, उनका पावर शेयरिंग होती है। इसका मतलब जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, वर्क भी डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल बॉडीज़ का जिक्र नहीं किया गया था। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे, उसके तहत लोकल बॉडीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया और फिर वहीं से इनकी पावर्स दे दी गई थी कि इनकी कितनी पावर होगी। इनका दोनों को बेनिफिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है और गवर्नमेंट मशीनरी को भी बेनिफिट है और सिटीजन्स को भी बेनिफिट है। वो बेनिफिट कैसे? वो बेनिफिट ऐसे, सिटीजन्स को अपने छोटे से काम के लिए हायर अथॉरिटी के पास नहीं जाना होगा और हायर अथॉरिटीज़ को बेनिफिट ये है कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं आएगा हर छोटे छोटे काम के लिए। अब ताकि इसकी वजह से वो क्या होगा, अपने काम की अच्छे वर्क एफिशिएंसी के साथ वो काम कर पाएंगे। ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आएगी और देश की बेहतरी में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो पाएगा। ठीक है, अब जो अपना एक पॉइंट है, जो अपने एक पॉइंट बीच में पढ़ा था कि अलग अलग जगह से कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ली गई हैं, तो वो कहाँ से ली गई? तो वो देखिए आपके लेफ़्ट साइड में एक मैंने लिस्ट बनाई है आपके सामने, तो वो आप देखिए। इसमें मैंने वो सारे प्रोविजंस डाल दिए हैं, कौन कौन से प्रोविजंस कहाँ से लिए गए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। तो आप ये सारे प्रोविजंस एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, जो भी प्रोविजंस है, और इनमें से कोई भी ना समझ में आए कमेंट में लिख के बता दीजिए ताकि हम उन पर डिस्कशन कर लेंगे। वैसे अब बीच बीच में जो प्रोविजंस है, जो मेन प्रोविजंस जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, तो उनका बाद में भी जिक्र आएगा, तो वहाँ पर भी हम और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र कर लेंगे, उनके बारे में समझ लेंगे और डिटेल से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।